दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मेरा अस्तित्व। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। अनु ने अपने पति आदित्य से कहा, आदि पड़ोस की पूजा दीदी है ना, आज उनका डांस शो है यशवंत राव हॉल में। मुझे भी इनवाइट किया है लेकिन मैं कैसे जाऊं। माँ जी को ये थोड़े ही कह सकती हूँ कि आप यश को संभालो और मैं पूजा दीदी का शो देखने जा रही हूँ। आदित्य ने सुझाव दिया, कुछ घंटों की तो बात है, चली जाओ शो देखने। माँ से कह दो वो यश को संभाल लेगी। अनु उदास मन से कहने लगी, सच कहूँ तो कभी कभी पूजा दीदी के नसीब से जलन होती है। बड़ी किस्मत वाली है वो, इस उम्र में भी अपने सारे शौक पूरे कर रही और परिवार के लोग भी उन्हें पूरा सपोर्ट करते। पिछले महीने ही उनका उपन्यास छपा था, तब भी उनके पति और परिवार वालों ने उनका खूब हौसला बढ़ाया था। और एक मैं हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, ज़रूरत है बस। दिन भर नौकरानी की तरह सबके आगे पीछे घूमती रहती हूँ कि किसी की शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए मुझसे, किसी काम में कोई कमी न रह जाए। बच्चे की जिम्मेदारी भी जैसे अकेले मेरी ही है। तंग आ गई हूं मैं एक ऐसी निरस जिंदगी जीते जीते। इस पर आदित्य ने कहा, तुमसे किसने कहा कि नौकरानी की तरह रहो, यह तुम्हारा अपना घर है, तुम जैसे चाहो रह सकती हो। किसी काम में मदद चाहिए तो बेझिझक कह दिया करो। हाँ, जहाँ तक बच्चे की जिम्मेदारी की बात है तो उसमें मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। माँ की घुटनों की तकलीफ से तुम वाकिफ हो, वो यश के आगे पीछे नहीं दौड़ सकती। ऐसे में हम दोनों में से किसी एक को घर पर रहना, बच्चे की देखभाल करनी ही होगी। आदित्य की बात को बीच में ही काटते हुए अनु चिढ़कर बोली, अब उपदेश देकर महान बनने की कोशिश मत करो। मैंने भी आपकी तरह कड़ी मेहनत करके MBA की डिग्री हासिल की है। मुझे भी कई बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर आए थे, लेकिन शादी के बाद सब खत्म हो गए। औरत हूं ना, मेरी मेहनत या काबिलियत की कदर कौन करेगा। मैं पूजा दीदी जितनी नसीब वाली कहाँ हूँ। अब आदित्य को भी गुस्सा आ गया। वो चिढ़कर बोला, मैं भी तंग आ गया हूं तुम्हारे रोज रोज के झगड़े से। आखिर तुम चाहते क्या हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं यश को बेबी सीटिंग में भी रखने को तैयार हूं ताकि तुम जॉब कर सको, लेकिन तुम बच्चों को वहां भी नहीं रखना चाहती। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। कुछ नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए अनु कमरे से बाहर निकल गई। मुंबई शहर के हजारों स्क्वायर फीट के फ्लैट में अनु और आदित्य का झगड़ा मां के कानों तक न पहुंचता, यह तो संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। बेटे बहू के झगड़े में वे कम ही बोलती ताकि घर में शांति बनी रहे। आदित्य के ऑफिस जाने के कुछ देर बाद जब अनु काम करते हुए गुनगुनाने लगी, यश के साथ खिलखिलाते हुए बातें करने लगी, तो मां को लगा अब अनु से बात की जा सकती। वे जानती है अनु दिल की बुरी नहीं है, बस जब उसे महसूस होता है कि उसकी सारी पढ़ाई काम का दायरा घर के भीतर ही सिमट कर रह गया तो वह चिड़चिड़ी हो जाती। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो भी ऐसा ही करती, इसीलिए वे उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। उल्टे आदित्य को ही चुप रहने और शांति बनाए रखने को कहती है। अनु की सास ने सही मौका पाकर कहा, अनु तुम पूजा का डांस शो देखने जरूर जाओ। 3-4 घंटे की तो बात है, फिर आदित्य भी आज जल्दी घर आने वाला है। मैं यश को संभाल लूंगी। वैसे भी तुम कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। अनु अपनी सासू माँ की बात से गदगद हो गई। उसने कहा, थैंक यू मॉम, यू आर सो स्वीट। सच बहुत मन था पूजा दीदी का शो देखने का, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अनु की हरकतें आज भी बच्चों जैसी, पल में तोला पल में माशा, मन में कुछ नहीं रखती, जो जी में है आया कह देती। इसीलिए माँ को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। हाल ही में खरीदी नई ड्रेस पहनकर जब अनु घर से निकली तो गुड़िया जैसी प्यारी लग रही थी। उसकी यह चंचल हरकतें घर में रौनक बनाए रखती। रास्ते भर वह पूजा से उसके शो के बारे में बातें करती रही।
बातों ही बातों में उसने पूजा से यह तक कह दिया कि उसके नसीब और शोहरत से उसे कई बार ईर्ष्या होने लगती। पूजा रास्ते भर चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर जब शो शुरू हुआ तो पूजा के परफॉर्मेंस पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली पंक्ति में बैठा उसका पूरा परिवार उसका हौसला बढ़ा रहा था। उनके साथ बैठी अनु भी बहुत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए मायूसी के बादल लाख छुपाने पर भी साफ नजर आ रहे थे। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि इतना पढ़ लिख कर भी वह कुछ नहीं कर पा रही। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शो के बाद पूजा जैसे ही बाहर निकली, उसके प्रशंसकों की भीड़ ने उसे घेर लिया। सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अपने पति के साथ खड़ी पूजा सभी के साथ बड़ी सादगी से पेश आ रही थी। उसके सास ससुर भी बहू की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। अनु चुपचाप यह सब देख रही थी। फिर जब सब घर चलने लगे तो अनु को पूजा का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसने अपने परिवार को दूसरी गाड़ी में घर चलने को कहा और अपनी गाड़ी में सिर्फ अनु को बिठाया। ड्राइव करती हुई पूजा उसे और भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अनु कुछ बोल नहीं रही थी, इसीलिए पूजा ने ही बात शुरू की। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? मेरे भाग्य से तुम्हें ईर्ष्या होती। क्यों भला? तुम तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, गुणी हो। तुम्हारे पति सास सब तुम्हें प्यार करते हैं, फिर किस बात की कमी है तुम्हें? अनु ने जवाब दिया, आपकी तरह अपनी पहचान बनाने का मौका कहाँ मिला है मुझे। मेरी जिंदगी तो जैसे घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई। दिन भर घर के काम और बच्चे की देखभाल में उलझी रहती हूँ। मैंने और आदित्य ने साथ पढ़ाई की थी। हम दोनों ही पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन शादी के बाद मेरी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। घर का काम करने वाली नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। अनु की बात सुनकर पूजा खिलखिलाकर हंस दी। अनु को बहुत पूजा का हंसना अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, आपको इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अनु मुंह फुलाए चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। तभी पूजा ने गाड़ी एक कॉफ़ी हाउस के बाहर पार्क की और अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। 2 कॉफ़ी ऑर्डर करके उसने बड़े प्यार से अनु का हाथ सहलाते हुए कहा, देखो अनु, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारा चंचल व्यवहार, मासूम हरकतें मुझे बहुत प्रभावित करती। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है जैसे अपना बचपन फिर से जी रही। तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को इस तरह कुड़ते देख मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। अनु आश्चर्य से पूजा को देखती रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेटर उनकी कॉफ़ी लेकर आ चुका था। कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूजा ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। चलो आज मैं तुम्हें अपने अतीत से मिलवाती हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बिंदास और चुलबुली हुआ करती थी। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और डांस में भी। साथ ही लिखने का भी शौक था, लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही अच्छा रिश्ता आया और मेरी शादी तय कर दी गई। मैं और पढ़ना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने कहा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का मुझे पसंद था, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी। शादी के बाद मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी। जिंदगी जैसे चार दीवारी में सिमट गई थी। हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि ससुराल वालों को मेरी किसी बात या व्यवहार का बुरा न लग जाए। फिर बेटी के जन्म के बाद तो जैसे सांस लेने को की भी फुर्सत नहीं होती थी। इन्हें अक्सर टूर पर जाना होता था। ऐसे में घर के प्रति मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती थी। अपने लिए जीना तो जैसे मैं भूल ही गई थी। मैं जब भी मायके जाती तो अपने माता पिता को खूब कोसती थी। उन्हें ताने देती थी कि आप लोगों ने मुझे खुलकर जीने का मौका तक नहीं दिया। मेरी सहेलियां कैरियर बना रही और मैं चूल्हा चौकी कर रही। मेरी शादी करके आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे, वगैरह वगैरह। मेरे माता पिता चुपचाप मेरी बातें सुनते थे, कभी कुछ कहते नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं अपने मायके गई हुई थी
तो मेरी बुआ भी हमारे घर आई हुई थी। मुझे यूं खीन देखकर जब उन्होंने माँ से इसकी वजह पूछी तो माँ ने उन्हें सब बता दिया। तब बुआ जी मुझे अपने पास बिठाकर जो बातें समझाई उसने मेरे जीवन का नजरिया ही बदल दिया। बुआ जी ने कहा, पूजा, समाज में अपनी दैनिक स्थिति के लिए हम औरतें स्वयं जिम्मेदार हैं। हम महिलाओं को सदियों से शक्ति का रूप माना जाता है, फिर भी हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाई। हम समाज से नहीं, समाज हमसे है। महिलाएं सिर्फ घर नहीं संवारती, बल्कि समाज, देश, दुनिया को एक नई दिशा भी देती। बच्चे को जन्म देने भर से महिलाओं की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उसे काबिल इंसान बनाकर हम समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। फिर हमारा काम छोटा कैसे हो गया? बेटी, यदि हर माँ अपने बच्चों को सही परवरिश, सही संस्कार दे तो दुनिया की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बलात्कार, चोरी, डकैती, खून खराबा, धोखाधड़ी जैसे तमाम सामाजिक बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। उस दिन से मैंने बुआ जी की बातों की गांठ बांध ली। अनु, ऐसे गुण हैं जो कुदरत ने सिर्फ औरत को दिए। उनके महत्व को समझो। तुम हर तरह से काबिल और गुणी हो। यूं चिड़ कुड़ कर अपने घर का माहौल मत बिगाड़ो और न ही अपने आत्मविश्वास को डगमगाने दो। अपने अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि शादी के शुरुआती कुछ साल भले ही संघर्ष भरे हों, लेकिन उन सालों में यदि तुम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा दी तो उसके बाद तुम्हें उसका प्रतिसाद मिलना शुरू हो जाता है। पूरा परिवार, रिश्तेदार सभी तुम्हें अच्छी पत्नी, बहू, माँ जैसी तमाम उपाधियों से नवाजना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद औरत की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां परिवार का हर सदस्य उसके काम की सराहना करता है और उसकी खुशी को भी महत्व देता है। पूजा ने कहा, आज तुम्हें मेरी बात भले ही कोई बकवास लगे, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। बस अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए बने। कुदरत ने ही उन्हें ऐसा बनाया है, फिर हम अपनी तरफ से खींचातानी क्यों करें? खुशहाल जीवन जीने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। पति पत्नी के झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि पुरुष छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और औरत का ध्यान इन्हीं चीज़ों पर अटका रहता है। दोनों की अपनी खूबियां हैं, क्योंकि पुरुष बड़े बड़े काम कर जाते हैं और औरतें उन्हें बारीकी से संवारती हैं। जब स्त्री पुरुष दोनों ही महत्वपूर्ण हैं तो बेकार की खींचातानी क्यों? बुआ जी के समझाने के बाद मैंने कूदना बंद कर दिया और अपने परिवार की उन्नति व खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। पति, सास, ससुर बेटी के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। आज मेरे पति एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर हैं। मेरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही और मेरी सास ससुर पूरी तरह स्वस्थ तथा हर काम मुझसे पूछ कर करते हैं। मेरे डांस और लिखने के शौक के बारे में जानने के बाद मेरे पति ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अब मैं अपने लिए जीऊं, अपने शौक पूरे करूं, और पूरे परिवार ने इसमें मेरा सहयोग किया। पहले मैं अपनी जिन सहेलियों को देखकर कुड़ती थी कि मैं घरेलू जिम्मेदारियां निभा रही हूं और वो कैरियर बना रही, आज मैं उन सभी से आगे निकल आई हूं। मेरी कुछ सहेलियां जिन्होंने 35 की उम्र के बाद शादी करने का मूड बनाया, उनमें से कुछ को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिला तो कुछ औलाद की खुशी पाने के लिए संघर्ष कर रही। हम जब जब कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तब तब हमें उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कैरियर तो तुम फिर शुरू कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का बचपन क्या फिर लौट कर आएगा? बस कुछ सालों का संघर्ष है, उसके बाद तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। औरत होने के गौरव और उसकी जिम्मेदारियों को समझो अनु। हमें मिलकर एक नए समाज का निर्माण करना है। अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना है। अपने ज्ञान को पैसों से मत तोलो। तुम वो कर सकती हो जो तुम्हारे पति कभी नहीं कर सकते। क्या वो तुम्हारी तरह बच्चे को जन्म दे सकते हैं?
उसे अपना दूध पिला सकते हैं, लोरी गाकर सुला सकते हैं? नहीं ना। अनु, ऐसे कई गुण जो कुदरत ने सिर्फ औरत को दिए, उनके महत्व को समझो। तुम हर तरह से काबिल और गुणी हो। यूं चिढ़ कर अपने परिवार का माहौल मत बिगाड़ो और न ही अपने आत्मविश्वास को डगमगाने दो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह बुआ की बातों ने मेरे जीवन का नजरिया बदल दिया, तुम पर भी मेरी बातों का असर जरूर होगा नानू। जवाब में अन्नू की आंखें नम थी। वो पूजा से लिपटकर खूब रोई, तब तक जब तक मन की पूरी कड़वाहट धुल नहीं गई। अब वो एक नई अनु बन चुकी थी, जिसे अपने परिवार के साथ साथ समाज, देश, दुनिया का भविष्य संवारना था। औरत की शक्ति का परिचय देना था, अपने अस्तित्व को एक नई पहचान देनी थी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ को पहले अपना परिवार संभालना चाहिए या अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए एक से एक नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।